कब से देख रही हूँ। तुम कुछ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड। किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ। राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रूपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जब हमने लास्ट शो किया था विजय तिवारी सर और संजय सर के साथ, तब डिसेबिलिटी मूवमेंट्स की बात हुई थी। हमने प्रॉमिस किया था कि हम जल्द ही डिसेबिलिटी मूवमेंट्स पे एक शो करेंगे। तो आज हम जानेंगे डिसेबिलिटी मूवमेंट की हिस्ट्री के बारे में, इसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में, कैसे ये शुरू हुआ, क्या कोई एक नायक हो सकता है इसका, कम्युनिटी किन किन को मानती है कि ये हमारे नेशनल मूवमेंट्स के हीरोज हैं या फादर हैं, क्या ये टर्मिनोलॉजी देना सही होगा। इन तमाम सवालों की आज हम पड़ताल करेंगे और इन पर जानेंगे हमारे गेस्ट की राय। हमारे साथ विजय तिवारी सर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ हैं, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से रेडियो उड़ान पे। आपका पहला शो लोगों ने बहुत पसंद किया। शुक्रिया दानिश भाई। तो आज हमने बड़ा पेचीदा टॉपिक लिया है, तो एक बड़ा हेल्पफुल होने वाला है लोगों के लिए, जिनको पेपर लिखने हैं, जिनको रिसर्च करनी है। तो कोशिश करेंगे, विल कीप इट सिंपल बट वेरी नॉलेजेबल, ताकि लोगों को एक इंसाइट मिल सके। तो शुरू करते हैं। क्या सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मूवमेंट्स की बात आती है। फीमेल्स के मूवमेंट्स की बहुत बात होती है, ST/SC आंदोलन की बहुत बात होती है, ओबीसी आंदोलन की भी फिर एक टाइम पे बात होनी शुरू हुई। जितने वाइब्रेंट ये आंदोलन थे, क्या डिसेबिलिटी मूवमेंट्स को भी इनके साथ जोड़ना सही होगा? और डिसेबिलिटी मूवमेंट की हिस्ट्री कब से हमारे पास है, कब से इंडिया में शुरू हुए? जी शुक्रिया दानिश भाई, एक दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने मेरा पहला एपिसोड आपके साथ जो है काफी पसंद किया। और हम लोगों ने एक आई थिंक एक कविता से अंत किया था कि जो पुल बनाएंगे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, जयी होंगे राम, मारे जाएंगे रावण, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। राइट। और उसके बाद एक प्रॉमिस था हमारे और आपके बीच में कि नहीं, इस हिस्ट्री पे एक बातचीत जरूर की जाएगी। आपके सवाल का 2 भाग है। एक तो
की डिसेबिलिटी मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से माना जाए, और आपने एक हीरोज और फादर्स की बात की, और कितना जरूरी है इसको कंपेयर करना अदर सबाल्टर्न मूवमेंट से, जैसे दलित मूवमेंट हो गया, ओबीसी मूवमेंट हो गया, महिला अधिकार आंदोलन हो गया। तो थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। और आपने कहा अपने दर्शकों सुनने वालों को, श्रोताओं को कि सिंपल रखेंगे, बट मैं क्या बताऊं, कुछ बातें कोशिश की जा सकती हैं सिंपल रखने की, पर अक्सर थोड़ी मुश्किल भी, वो कॉम्प्लेक्स रहती ही रहती हैं। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा बिफोर मैं इस पूरे उस पे जाऊं। मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिस्ट्री ऑनर्स किया है। उसके बाद मैं लॉ में आ गया और लॉ में ही पढ़ाई की, लेकिन मेरा जो लॉ को भी समझने का तरीका है वो हिस्ट्री के ही प्रिज्म से आता है। और मैं अपने प्रोफेसर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। खासकर दो प्रोफेसर्स का मैं नाम लेना चाहूंगा, प्रोफेसर बिंदा परांजपे और प्रोफेसर घनश्याम, जिन्होंने मुझे एक इतिहास बोध दिया, जिसको हम अक्सर इंग्लिश में हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे प्रोफेसर्स ने एक बात कही कि क्या इतिहास अपने आप में वस्तुनिष्ठ हो सकता है? कैन हिस्ट्री बी एवर बी ऑब्जेक्टिव? क्या ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लिखी जा सकती है? और यहीं से हमारा वो इतिहास बोध का क्लास शुरू हुआ, और हमने ये जाना कि इतिहास को पास्ट को देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रिज्म हो सकता है, और कौन सा इतिहासकार किस तरीके से किस प्रिज्म को लेता है, ये अक्सर उसकी समझदारी पर डिपेंड करता है। तो इतिहासकार की समझदारी कैसे शेप होती है, इस पर भी ये बात निर्भर करती है कि वो किस तरीके से इतिहास को देखता है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय नेशनल मूवमेंट जो हमारा रहा, उसकी जब हम इतिहास बोध की बात करते हैं या हम उसकी हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, तो ये प्राइमरली दो भागों में विभाजित था। एक जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, जिस तरीके से वो देख रहे थे, और एक थे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो अपने तरीके से, भारतीयों के तरीके से देखने की कोशिश कर रहे थे। एक तीसरा पक्ष सामने आया, जिसको हमने सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के नाम से जाना, और इतिहासकार रणजीत गुहो ने उसकी शुरुआत करी। और उन्होंने एक पैसेज लिखा, उनका एक फेमस एसे हुआ, उस एसे का नाम था ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऑफ कॉलोनियल इंडिया। And I'm reading out that passage for our listeners so that हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकें. And I quote him here: "The historiography of Indian nationalism has for a long time been dominated by elitism, colonialist elitism and the bourgeois elitism. Both of these variants of elitism share the prejudice that making of an Indian nation and the development of the consciousness, nationalism, which informed this process were exclusively and predominantly elite achievement." So जो रणजीत गुहो बात कहना चाह रहे हैं कि चाहे आप कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की तरफ देखते या चाहे नेशनल हिस्टोरियोग्राफी की तरफ देखते, उनके जो प्रोटैगनिस्ट थे वो अक्सर एलीट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी थे। नाउ इस प्रकार की जो हिस्टोरियोग्राफी थी, चाहे वो कॉलोनियल थी या नेशनल हिस्टोरियोग्राफी थी, इसमें जो सबाल्टर्न मूवमेंट था उसके सवाल जो है कहीं एक्सक्लूड हो जाते। सो ये एक सवाल बनता है रणजीत गुहो की हिस्टोरियोग्राफी को अगर हम लें कि क्या हुआ जो आम जन थे उनके संघर्ष का, वो उनकी हिस्सेदारी को फिर आप कैसे समझेंगे? आप जब करजन से, जब आप लॉर्ड विलियम बेंटिक से, गांधी से, नेहरू से, पटेल से, इतर भारतीय
नेशनल मूवमेंट को देखने की कोशिश करते हैं तो आम जन का संघर्ष कहाँ उसमें दिखाई पड़ता है। सो एक सवाल ये बनता है, उसी सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी में मैं एक छोटा सा सवाल और ऐड करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि इस पूरे मूवमेंट में डिसेबल्ड कहाँ थे? जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो भारत का डिसेबल्ड समाज क्या सोचता था? क्या हमारे पास उसका कोई आर्काइव अवेलेबल है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? ऐसा क्यों हुआ और उसको क्यों नहीं जानने की कोशिश हुई? तो अभी अभी एक बहुत 2025 में एक बुक आई रोहित डे और ऑर्नित शानी की, जिसमें एक पैराग्राफ है और ये बुक इन सबॉल्टन एक्सपीरियंसेस को लेके आई है कि ये सबॉल्टन मार्जिनल ग्रुप वर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट ऑन देयर ओन टू द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स। और रोहित डे और अनित शानी इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने लेके आते हैं कि डेफ एंड डम सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपना एक पिटिशन दिया और उस पिटिशन को दे करके उन्होंने मांग करी भारत की संविधान सभा से कि एक तो हमें नौकरियों में और शिक्षा में अफर्मेटिव एक्शन प्रदान किए जाएं और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में ऐसे सारे लॉज को खत्म किया जाए जिनमें डिसेबिलिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को मान्यता प्रदान की गई है। टू मी दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्काइवल सेंस कि पहली बार ऐसा समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता प्री इंडिपेंडेंस और इवन ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा पहले डेकेड में डिसेबल्ड लोगों की एक आवाज थी। उस पर ज्यादा अध्ययन किए जाने की जरूरत है, मगर एक आवाज थी। तो मुझे ये लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमें शायद 20वीं शताब्दी के पहले ही कुछ दशकों में मिल सकता है अगर हम ज्यादा बेहतर आर्काइवल रिसर्च कर पाए। तो पहली बात ये, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑर्नित शानी और रोहित डे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एक्यूरेट है, उसके पहले नहीं होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद 20वीं शताब्दी के पहले दशक से हम इसकी खोज कर सकते हैं। जहां तक बात है कि दलित मूवमेंट, महिला मूवमेंट या ओबीसी मूवमेंट के साथ, तो आई थिंक प्रोफेसर निलिका मल्होत्रा ने एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा था, जिसमें उन्होंने ये समझाया था कि किस तरह 1980s में खासकर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन मूवमेंट से डिसेबिलिटी मूवमेंट को एक बड़ा फायदा मिला। सो ऑब्वियसली all subaltern movements somehow shape and articulate demand for the other subaltern movement. So that is the point which I'm trying to make कि जरूर हमें अन्य subaltern movement से फायदा मिला। मैं थोड़ी देर पे आऊंगा कि कैसे अंबेडकर एक बहुत बड़े एलाई थे डिसेबिलिटी क्वेश्चन के, और उसको थोड़ी देर बाद में लेंगे। अभी आई थिंक मैंने आपके पहले क्वेश्चन का कुछ आंसर देने का कोशिश करा है। जी, मैं चाहूंगा कि मैं अपने क्वेश्चन बाद में पूछूं, पहले हम इन्हीं चीजों पे डिस्कस करते हैं। मैं चाहूंगा कि जो निलिका मल्होत्रा जी के आर्टिकल का आपने जिक्र किया है तो उसको भी हमें समझाएं, और जो अंबेडकर जी की आपने अभी बात की, क्योंकि ये सारी चीजें एक बार हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम दूसरे अपने सवालों पे आएंगे। जी, इसको थोड़ा सा मैं अगेन पहले एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड देना चाहूंगा, जिससे कि हम लोग की बात को थोड़ा सा मौका मिले। मैं निलिका मल्होत्रा जी के आर्टिकल में एक मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन पाई, और वो मैं जो है आई विल रीड इट आउट एंड उसके बाद मैं एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश करूंगा। She writes, and I quote, "Disability rights activism emerged in this context where the voices of persons with disabilities were muted till 1990s, began to find out its collective expression." मुझे ये muted शब्द
बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, और इसी इसी का मैं जो है थियोरेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा तलाश करने लगा। अगर हम जाएं, और मैं चाहूंगा कि मैं एंटोनियो ग्रामशी का जिक्र करूं, जो कि एक डिसेबल्ड फिलोसोफर थे, और उन्होंने इटली के फांसीवादी जेल में करीब 20 साल गुजारे और उनकी वहीं पे मृत्यु हुई। पर ग्रामशी को अक्सर लोग एक महान फिलोसोफर के रूप में याद रखते हैं, मगर ग्रामशी की डिसेबिलिटी को अक्सर भूल जाते हैं। अभी 22 जनवरी को उनका जन्मदिन था, और मैंने द वायर के लिए एक लेख लिखा है। मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि वो पढ़ें और अपने सुझाव मुझे जरूर दें। सो ग्रामशी एक बात कहते हैं, ग्रामशी एक शब्द लेके आते हैं, सबॉल्टर्न। नाउ ग्रामशी ने सबॉल्टर्न शब्द की जो शुरुआत करी, उससे उनका ये कहना था कि सबॉल्टर्न सेक्शन का जो वॉइस है वो अक्सर दबा रहता है। और इसी को मिशेल फूको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और मिशेल फूको ये कहते हैं कि अक्सर जो इस तरह का सब्जुगेटेड समाज होता है, जो सप्रेस्ड होता है, और उसको अक्सर जो है ये माना जाता है कि उसका जो नॉलेज है वो नाइव किस्म का है। सो वो नाइव नॉलेज रखता है। डिसेबल्ड अक्सर उनकी डिसेबिलिटी के कारण उनको डिफेक्टिव नोअर भी माना जाता है। इससे क्या होता है कि उनका जो नॉलेज है, उनकी जो समझदारी है, उनका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसको अक्सर, जिसको मेरिंडा फ्रिकर कहती हैं एपिस्टेमिक इनजस्टिस, अगर मैं थोड़ा सा सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आई होप आई एम राइट, कि जब आप कोई नॉलेज को, जब आपके ज्ञान को नकार दिया जाता है, तो जो अन्याय आपके सामने पैदा होता है उसको हम एपिस्टेमिक इनजस्टिस कहते हैं, एपिस्टेमिक हार्म भी कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो डिसेबल्ड, जिसको हमेशा चैरिटी या पिटी का पात्र माना गया, उसके नॉलेज को, उसके लिव्ड एक्सपीरियंस को नकार दिया गया। अब चूंकि उसके, और फूको इसको थोड़ा सा और अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे द ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स में डायरेक्टली उन्होंने डिसेबिलिटी पे नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि सारे डिस्कोर्स वैलिड हों, मान्य हों समाज को, ये जरूरी नहीं। तो समाज अपने तरीके से कुछ ऐसे डिस्कोर्सेस को दबाने की कोशिश करता है जिससे वो अनकंफर्टेबल पाता है, और वो 3 तरीके के प्रोटोकॉल्स का यूज करता है। एक तो टैबू सब्जेक्ट्स पे आप बोल नहीं सकते। अक्सर डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी का समाज जो 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 डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी का जो सवाल होता है, उसको एक टैबू सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है बात फूको की, कि ये बात जो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि समाज मैडनेस और सैनिटी में डिफरेंस करता है, और जो डिस्कोर्स वो एक इनसेन डिस्कोर्स कहता है, उसको फिर वो वैलिड नहीं मानता। ये, इससे आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग हैं, या जो लोग कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज से सफर करते हैं, किस तरीके से उनके ज्ञान को पूरी तरह से समाज इनवैलिड घोषित कर देता है। सो उनके डिस्कोर्स को आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। और तीसरा प्रोटोकॉल फूको बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रैटिफिकेशन के थ्रू भी आप कई डिस्कोर्सेस को इनवैलिड घोषित कर देते हैं। और चूंकि इंस्टीट्यूशंस अक्सर जो है एबल्ड बॉडीड की और उनकी समझदारी को हमेशा ऊपर रखते हैं, सो जो डिसेबल्ड का डिस्कोर्स है वो हमेशा नीचे कहीं दब के रह जाता है। अब मैं आता हूं, जब इस थियोरेटिकल बैकग्राउंड को समझते हैं, तब प्रोफेसर नीलिका मल्होत्रा जो ये बात कहती हैं कि disability rights emerged in this context where the voices of PWD were muted till 1990s. Muted कैसे? Muted ऐसे क्योंकि 1990 के दशक के पहले पहले आपने डिसेबल्ड के डिस्कोर्स पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जिसको अनीता घई कहती हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इग्नोरेंस। आप उनके उनसे जो ज्ञान आ रहा है,
आप उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और इसलिए जो अरुंधति रॉय कहती हैं कि कोई वॉइसलेस नहीं होता है, यू चूज टू इग्नोर सर्टेन वॉइसेस एंड डिस्कोर्स, नो। सो इसी तरीके से डिसेबल्ड पीपल 1990 के दशक तक उनके डिस्कोर्स को समहाउ पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट ने ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए नीलिका मल्होत्रा का ये रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1990 के दशकों के में हमने देखा कि डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट का एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन सामने आ रहा है। सो वो ये बताती हैं कि ये क्यों हुआ। सो 1980 के दशक में उनके हिसाब से एक अकाउंटेबल स्टेट पॉलिसी आई, और जो लोग इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि जैसे जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज पुश करती हैं, अक्सर स्टेट्स को अपने नेशनल स्फीयर में उन अकाउंटेबल स्टेट पॉलिसीज को लाना पड़ता। और नीलिका मल्होत्रा हमारा ध्यान इस तरफ भी लेकर के आती हैं कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट उभर रहा था, उस फेमिनिस्ट मूवमेंट के पुश के कारण भी डिसेबल्ड मूवमेंट को एक पुश मिलता है। एक और बात मैं जो ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के आंसर की समाप्ति करूंगा। प्रोफेसर अनीता घई ने एक बढ़िया क्रिटिक लिखा है भारतीय फेमिनिस्ट मूवमेंट का, और वो ये बोलती हैं कि भारत के फेमिनिस्ट मूवमेंट में डिसेबल्ड वुमेन का जो कंसर्न है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और वो कहती हैं कि इस तरीके से जो है वो इस एक्सक्लूजन को भारतीय फेमिनिस्ट मूवमेंट में डिसेबल्ड वुमेन के क्वेश्चन का एक्सक्लूजन जो है उसको एग्रेसिव पाती हैं। जो टर्म वो यूज करती हैं वो कहती हैं ये एग्रेसिव है, और वो एक बढ़िया टर्म लेके आती हैं शर्मिला रेगे का, और कहती हैं कि somehow disabled question remains or disabled intellectuals remain ontologically strangers। So कहीं ना कहीं जो women का सवाल है, या disabled women का सवाल है, disabled intellectual का सवाल है, वो एक एलियन क्वेश्चन बन के रहता है मेन स्ट्रीम मूवमेंट का। सो अनीता घई का ये जो कहना था, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट पे भी आप देखिए, ये पावरफुल फिगर्स हैं डिसेबल्ड मूवमेंट की, और वो दूसरे भी मूवमेंट को करेक्ट कर रही हैं और उनसे भी डेमोक्रेटिक सवाल पूछ रही हैं। जी बिल्कुल, अब आपने खोल दिया है, अब मेरे बहुत सारे सवाल आ गए हैं। जी तो जी अब पहला सवाल मेरा ये है कि एक तो कहा जाता है कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टोरियस, वो कुछ ऐसा ही आपकी बातों से समझ आ रहा है। जी अब मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल कि क्या सिर्फ एक लेटर लिख देना मात्र, जो मैंने पिछली बार पूछा था, ट्रिगर पॉइंट हो सकता है किसी मूवमेंट का? क्योंकि जब हम इसे कंपेयर करेंगे बाबा साहब के साथ, तो उन्होंने जन तक अपनी बात पहुंचाई, उन्होंने कई मीडियम यूज किए। जब हम डेफ एंड डम सोसाइटी की बात करते हैं उस समय की, तो उनके किसने वो लेटर लिखी, ना तो ये सवाल किसी को पता है, और क्या उन्होंने लेटर लिखी वो भी शायद पहली बार लोगों को आपके माध्यम से पता चला है। तो आज के टाइम पे ईमेल लिख देना, मेल लिख देना, कोई भी लिख देता है, तो क्या उसको इतना बड़ा विक्टोरियस मान लेना सही होगा? नंबर 1। दूसरा सवाल, जितनी भी बातें आपने की हैं उसमें, और जितने भी प्रोफेसर्स का आपने जिक्र किया है, रिपोर्ट्स का जिक्र किया है, उसमें ब्लाइंड लोगों के कंट्रीब्यूशन को बहुत साइडलाइन किया गया है। क्या ये इसमें बहुत सारे लोग ये लिखना चाहते थे, उनकी दिल की भावना थी, लेकिन जो बाहर नहीं आई, तो वो इस मूवमेंट का श्रेय देना चाहते थे जावेद अबिदी साहब को बेसिकली। उसके 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो हिस्टोरियन प्लीज करने के लिए उसको नाम दे सकते हैं, ये आर्गुमेंट आता है। 1970s में, लेट 1960 और अर्ली 70s में ब्लाइंड लोगों ने बूट पॉलिश आंदोलन किए, उसके वो इंदिरा गांधी से भी मिले उस समय पे। उसके बाद जॉब्स में ये जो 80 से पहले ही सर्कुलर आ गया था, जिसमें 3% नौकरियों की
बात की थी, कुछ बेनिफिट्स की बात की थी सर्कुलर के मोड में, इन सबको आप कैसे देखते हो? जी, आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो डिफिकल्ट भी है, और तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर किसी को मेरा ये आंसर ठीक ना लगे। सो इसको दो तरीके से लेते हैं। पहला जो आपका सवाल है कि क्या एक लेटर लिख देना ही एक मूवमेंट की शुरुआत हो सकती है। आपने पिछले भी इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था, और चूंकि वो एक दूसरा मौका था, इसलिए शायद मैं इसका उत्तर उस समय नहीं दे पाया। और दूसरा ये सवाल कि जावेद आबिदी को क्या एक श्रेय देने के लिए हमने मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ब्लाइंड को इग्नोर कर दिया। सो पहले तो ये कि डेफ एंड डम सोसाइटी के लेटर की ही बात करते हैं। डेफ एंड डम सोसाइटी का जो लेटर है, मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि इसको ही जस्ट बिकॉज हमने एक लेटर पाया उसको ही एक मूवमेंट का शुरुआत मान लिया जाए। मगर ये इस तरफ इशारा जरूर करता है कि अभी तक जो भी हिस्ट्री पे बात हुई है डिसेबिलिटी मूवमेंट की, उनके मेथोडोलॉजी में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। क्योंकि अब का जो आर्काइवल वर्क सामने आ रहा है वो डिसेबिलिटी राइट्स के मूवमेंट को प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भी ट्रेस कर पा रहा है। सो अगर हम इसको देखें कि अगर डेफ एंड डम सोसाइटी जिसने संविधान सभा को ये लिखा, तो कुछ सवाल तो आएंगे सामने, जैसे कि ये क्या सोसाइटी थी, इसका निर्माण कब हुआ, कब लोगों ने इसको शुरू किया, इसकी हिस्ट्री क्या थी, डेफ एंड डम सोसाइटी का अपना विजन क्या था, स्वतंत्रता के बारे में वो कैसा पोस्ट कॉलोनियल इंडिया बनाना चाहते थे, क्या उनका व्यू भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर भी कुछ था। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उभर के सामने आ रहा है। दूसरा सवाल ये भी आ रहा है क्योंकि हम अक्सर उन चीजों को जान जाते हैं जो कि शायद इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। थोड़े हद तक हम ये भी मान सकते हैं कि जो हिंदी में लिखा गया है उसकी भी थोड़ी बहुत रीच होती है, लेकिन हमारा जो प्राइमरी सोर्स होता है वो इंग्लिश भाषा में लिखी गई ज्ञान सामग्री ही होती है। आई थिंक मैं एक साल पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर ने जब भारत के उच्चतम न्यायालय के 75 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि क्या आप इस पर कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी मूवमेंट को शेप किया उस पर लिखना चाहेंगे। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, और फिर मैं एक थोड़ा सा थियोरेटिकल डिबेट लेके आना चाहूंगा कोर और पेरिफेरी का। सो होता क्या है कि जब भी हम किसी भी जगह की हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम मेट्रोपॉलिटन सेंटर की हिस्ट्री को ही एक यूनिवर्सल हिस्ट्री मान लेते हैं। सो अक्सर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हुए मूवमेंट को ही हम किसी भी मूवमेंट की शुरुआत मान लेते हैं। मेरे रिसर्च में मुझे बबुई बाग जी का एक डिसर्टेशन मिला, पीएचडी डिसर्टेशन मिला, जो बंगाली भाषा में है और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसका टाइटल ये इंग्लिश में ये होगा, डिसेबिलिटी इन वेस्ट बंगाल कोलन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ मार्जिनैलिटी। नाउ ये जो पीएचडी थीसिस है ये दिल्ली से हटा करके डिसेबिलिटी मूवमेंट को बंगाल में सिचुएट करती है। और बबुई बाग अपने थीसिस में ये बताते हैं कि 1946 में बंगाल में पहले डिसेबिलिटी संगठन की स्थापना हुई। और ये जो है ये भी कहते हैं कि 1985 के दौरान पहला क्रॉस डिसेबिलिटी मूवमेंट पश्चिम बंगाल राज्य प्रतिबंधी सम्मेलनी की स्थापना होती। सो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने सवाल उठाया कि क्या एक पिटिशन को मान लेना सही होगा, नहीं, शायद नहीं। मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आर्काइव को किस तरह से कोई लेना चाहेगा वो अक्सर इतिहासकार के
के अपने एक्सप्लेनेशंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि डेफ एंड डम सोसाइटी उसके पहले एग्जिस्ट करता रहा होगा, उसका इतिहास क्या है, उसके डिमांड्स क्या थे, भारत की स्वतंत्रता को लेकर के उसका उसका अपना विजन क्या था, क्या भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में उसकी कोई भूमिका थी, वो क्या सोचता था उसके बारे में। ठीक इसी तरह से जब अभी बाग के उस पे आते हैं तो भी ये समझ में आता है कि दिल्ली और दिल्ली के अराउंड जो सेंटर्स हैं उनके बियॉन्ड भी भारत में हलचल हो रही थी। सो मेरा ये कहना है कि even if you do not take this as an entry point for disability movement, these facts are bringing out one thing very clear, that somehow we need to reinterrogate the entire history of disability movement, and it's our democratic duty towards the movement itself. दूसरा सवाल जो आपने उठाया जिससे मैं सहमत हूं आपसे, वो इस तरीके से कि जैसे मीनू बहमानी एक काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट लेके आती हैं और ये कहती हैं कि इम्पेयरमेंट स्पेसिफिक ग्रुप के जो स्पोरेडिक अटेम्प्ट थे उनको आप मूवमेंट का एंट्री पॉइंट नहीं मान सकते। जो क्रॉस डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो NCPEDP और जावेद आबिदी के शुरुआत में देखती हैं, उनको वो एंट्री पॉइंट वो मानती हैं। मैं इस मेथोडोलॉजी से सहमत नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड ब्लाइंड का जो मूवमेंट था वो एक इम्पॉर्टेंट बहुत पावरफुल मूवमेंट था, और इसीलिए मुझे ये लगता है कि नीलिका मल्होत्रा पर हम लोग थोड़ा सा वापस जाते हैं। वो जो ये बात कह रही हैं कि जो 1980s में जो है एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, उसी के दौरान एक मोबिलाइजेशन शुरू होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ब्लाइंड के रूप में सामने आता है, जो कि आई थिंक जगदीश चंद्र इस बात को बहुत अच्छे से सामने लेकर के आते हैं। मेरा डिसएग्रीमेंट हो सकता है मीनू बहमानी से, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रही थी कि क्रॉस डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन NCPEDP में देखना चाहिए। पर मुझे लगता है कि उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड ब्लाइंड का जो अपना काम था उसको आप जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसको उस तरह से एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे। जहां तक रही जावेद आबिदी को हीरो बनाने की बात, या एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में सामने लाने की, अक्सर हमारे हिस्टोरियोग्राफी में ये गलती की जाती है कि हम एक को नायक बनाने के लिए या उसको फादर ऑफ द मूवमेंट या मदर ऑफ द मूवमेंट घोषित करने के लिए अक्सर ये मेथोडोलॉजिकल मिस्टेक्स, गलतियां कर जाते हैं। मुझे लगता है कि जब आपका आंदोलन जन पक्षधरता पर आधारित हो तो फादर या मदर ऑफ मूवमेंट के बजाय जो पीपल का एस्पिरेशन, जिसको मैंने सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात की कि कैसे कॉमन लोग इकट्ठा हुए, उसमें ये नहीं कहना है कि आप रुंगटा जी के या संजय जैन जी के या आप राहुल बजाज जी के या आप जावेद आबिदी जी के कामों को नजरअंदाज कीजिए, मगर एक व्यक्ति में या एक मनुष्य में जो है किसी भी मूवमेंट का एंट्री पॉइंट देखना, मुझे लगता है कि ये फंडामेंटली जो है एक ठीक मेथोडोलॉजी। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जावेद आबिदी साहब का जो आना है डिसेबिलिटी मूवमेंट में बहुत लेट हुआ है, 90s के बाद हुआ है। रोंगटा जी तब तक वेल एस्टेब्लिश थे, उससे पहले लाल अडवाणी जी और JL कोल साहब वेल एस्टेब्लिश थे। चाहे हम एम्पेयरमेंट, चाहे वो क्रॉस डिसेबिलिटी की बात करें ना करें, जब उन्होंने उस मूवमेंट में किया और वो 3% वाला सर्कुलर आया, वो सिर्फ ब्लाइंड के लिए नहीं आया, वो बाकी कैटेगरीज के लिए भी आया, तो उस मूवमेंट का बेनिफिट सबको मिला। तो उनका योगदान है, सबका अपना अपना योगदान है, जैसे आपने कहा।
लेकिन उसमें जी क्या ये लोगों की भागीदारी के बिना सारे अकेले दम पे कर लेते? वो पॉसिबल नहीं था, जैसे आपने कहा। अब मेरे दो मुझे लगता सवाल। है किसी भी मूवमेंट में हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, और एक व्यक्ति में हीरो तो खोजना ही नहीं चाहिए, जी। है ना? अ, तो और क्योंकि रूम मीनू का जी के आर्गुमेंट को विद ड्यू रिस्पेक्ट लोग, बहुत सारे हम्म, लोग बाय नहीं करते, क्योंकि वो खुद भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थी और उन्होंने बहुत सिरे से ही नकार दिया है ऑर्गेनाइज मूवमेंट को। तो जब हम कुछ हम्म। रिसर्च करते हैं तो वो उसका पर्सपेक्टिव प्रॉपर आना चाहिए। तो मैं एनीवेज। आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस आर्गुमेंट को मैं भी बाय नहीं करता कि जो है एनसीपीईडीपी का जो शुरुआत है, वो जो है वो भारत में डिसेबिलिटी मूवमेंट की शुरुआत के रूप में देखी जा सकती है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा अ, दानिश भाई, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क आने वाला है आकृति मेहता का। आकृति मेहता अभी इंग्लैंड में अपनी पीएचडी कर रही थी, और उन्होंने अभी अभी अपनी पीएचडी सबमिट करी है। और उन्होंने इस खतरे की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि जब हम एक व्यक्ति को हीरो बना करके किसी भी मूवमेंट, और वो उन्होंने ये जो अपना डिसर्टेशन लिखा है, वो चूंकि डिसेबिलिटी मूवमेंट को लेके लिखा है, कि एक व्यक्ति को जब आप हीरो बना देते हैं या कुछ लोगों को जब आप हीरो बनाते हैं, तो मूवमेंट जो है, एक तो कोई भी गवर्नमेंट अगर उसे टारगेट करना चाहे तो बहुत आसानी से टारगेट कर सकती है। और दूसरा ये कि, और उसका एक बड़ा रीजन है कि डिसेबिलिटी मूवमेंट बहुत हद तक एक एनजीओ मूवमेंट बन के रह गया। बिल्कुल। सो आकृति मेहता के इस थीसिस को मैं कहूंगा कि एक बार जब आता है तो डिसेबिलिटी मूवमेंट के सदस्यों को बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। बिल्कुल, हम लोग उस पर भी बात करेंगे, जब आएगा आप बताइएगा, हम एक पैनल जी डिस्कशन ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, दूसरी जी बात जी एक बड़ी मजेदार है, जब हम एनसीपीडीपी की बात करते हैं तो हम्म, एनसीपीडीपी को ज्यादा क्रेडिट इसलिए दिया जाता है मूवमेंट का, क्योंकि उन्होंने डेफ एंड म्यूट, जो आज हम कहते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड और स्पीच इम्पेयर्ड, उनकी हम्म, आवाज बनने का क्रेडिट दिया जाता है उनको। लेकिन आपने तो जी पासा ही पलट दिया। आप तो यहाँ पर ये हम्म, कह रहे हैं कि उन्होंने तो मूवमेंट की स्टार्ट की है। तो आप उस हम्म, सोसाइटी को जब कोई बाज नहीं उठा रहा था, जिसने अपने लेटर नहीं लिखे इतिहास के रिकॉर्ड के हिसाब से जो आर्काइव में जी अवेलेबल है, जो जी सोसाइटी उस समय सबकी आवाज बन रही है, तो फिर आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो जो सोसाइटी 1947 में 50 में आवाज बन रही है सबकी, और आप उनको लीड करने का क्रेडिट कैसे क्लेम कर सकते हैं? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब आपने ये चीजें रखी। अब मेरे को दो चीजें आपसे समझनी है, जी क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन में हमें नहीं रहना है, हम बात कर जी रहे हैं जी प्रॉपर हिस्ट्री मूवमेंट की। जी और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को लगे मेरा एज ए एंकर सवाल करना फर्ज है, इसलिए मैं विधि साहब का भी फैन हूँ, जिसने डिसेबिलिटी मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो हम कुछ बोले ना बोले, हम हमेशा ऑब्लाइज्ड रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है तो वी हैव टू बी वेरी क्रिटिकल नाउ। जी आपने जिक्र किया कि बाबा साहब ने भी इस मूवमेंट को बल दिया, नीलिका हम्म, मल्होत्रा जी की आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट ने इसको बल दिया, या वीमेन के जी आंदोलन ने इसको बल दिया। हम्म, हम्म, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कैसे, क्योंकि ये मूवमेंट तो आज भी चल रहे हैं। फेमिनिस्ट जी मूवमेंट हमने जो देखा है वो 2000 में बहुत पावरफुल हुआ, लेकिन उसमें जी डिसेबिलिटी का डिस्कोर्स हमें कभी भी सुनने को नहीं मिलता। जब वो कभी जी किसी जो गई जी मैडम जी ने बात की, अपनी जो क्रिटिक किया उन्होंने, जी अगर एस टी एस सी का मूवमेंट आज भी चल रहा है, जोरों शोरों जी से चल रहा है, हमने किसी नेता को या किसी का आर्टिकल नहीं पढ़ा, किसी का कुछ ओपिनियन पीस नहीं लिखा जिसने ये दलित मूवमेंट को डिसेबिलिटी से जोड़ा हो, जा तो जी ये कहीं ना कहीं अनफेयर नहीं लगता कि उनको क्रेडिट दे दिया जाए, जबकि ये मूवमेंट में आज तो ज्यादा आवाज उठानी चाहिए अगर हम अलाइन करते हैं उनके साथ तो। जी 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 जी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है, और इस पे ये भी सवाल उठेगा कि डिसेबिलिटी मूवमेंट को कौन लीड कर रहा है। तो इन दोनों ही सवालों को रखते हैं कि
क्यों हम किस तरह से समझें कि दूसरे सबाल्टर्न मूवमेंट ने हमको हमको सहारा दिया और या हमें मदद पहुंचाई, जबकि उन्होंने डायरेक्टली हमारी कोई बात नहीं करी, और किस तरीके से डिसेबिलिटी मूवमेंट उनके सवालों को आगे बढ़ा सकता है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कोई सबाल्टर्न मूवमेंट आपका आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो और तभी आप ये समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा, उसने बहुत कुछ सीखा बोल्शेविक रेवोल्यूशन से, उसने बहुत कुछ सीखा अमेरिकन रेवोल्यूशन से, यहाँ तक कि उसने ब्लडलेस रेवोल्यूशन जो था वो ब्रिटेन का, उससे भी बहुत कुछ सीखा। ऑब्वियसली उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखा। इन किसी रेवोल्यूशन ने भारतीय स्वतंत्रता की कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन उससे एक समझदारी ये बनती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वुमेन ने अपने सवालों को उठाना शुरू किया, वो शायद हमसे पहले का ग्रुप है जिसने अपने आवाज को उठाना शुरू किया। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने में वुमेन ने अपने सवालों को उठाया, उससे एक समझदारी हमारी बनी एक मूवमेंट के तौर पे कि इन सवालों को इन प्लेटफॉर्म्स पे उठाया जा सकता है। ये सवाल हमारे आ, हमारे राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इन सवालों को उस सबाल्टर्न मूवमेंट ने इस तरीके से उठाया था, और इसी तरीके से हमारी इनडायरेक्ट लर्निंग दूसरे सबाल्टर्न मूवमेंट से होती है। दूसरी समझदारी हमारी ऐसे भी बनती है कि जब हम क्रिटिकल होते हैं दूसरे सबाल्टर्न मूवमेंट को लेकर के, जैसे अनीता घई जी का एग्जाम्पल दूं। अनीता जी ने मैं सच बताऊं, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया, और जब मैं डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप में जुड़ा, गूगल ग्रुप में जहाँ पे मैं मेल करता रहता हूँ अक्सर, वो उस समय थी, और विद इन कुछ महीने में वो स्वर्गवासी हो गई। शायद अगर वो मुझे गुरु के रूप में मिल पाती तो मैं बहुत धन्य होता। खैर, लेकिन क्योंकि मैंने अगर मैं सच कहूँ तो मैंने डिसेबिलिटी के सवाल को अनीता घई जी के राइटिंग से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद अमिता मैम के राइटिंग्स को पढ़ा, संजय जैन सर के राइटिंग्स को पढ़ा, उपेंद्र बख्शी के राइटिंग को पढ़ा, कल्पना कनिबरन के राइटिंग्स को पढ़ा। लेकिन अनीता घई मैम का के राइटिंग्स शुरुआती राइटिंग्स थे जिन्होंने मेरी समझदारी को विकसित करा। तो अनीता घई ये कहती हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट हमारे सवालों को लेकर के सामने नहीं आता है। और आपको पता है, जब अनीता जी की डेथ हुई तो काफिला नामक एक ब्लॉग पे एक हमारे समय की महान फेमिनिस्ट स्कॉलर निवेदिता मेनन ने एक पोस्ट लिखा, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अनीता जी ने भारत के फेमिनिस्ट मूवमेंट को लगातार डिसेबिलिटी के सवाल पे करेक्ट किया। वही अनीता घई जी सवाल पूछती हैं भारत के डिसेबिलिटी मूवमेंट से, और वहीं पे एक सवाल आपका जो आता है कि हम कैसे एक व्यक्ति में जो है किसी मूवमेंट का एंट्री पॉइंट मान लेते हैं। वो कहती हैं कि वो ये कहती हैं कि हम अक्सर विजिबल मिडिल क्लास सिस मेन के कंसर्न को भारत के डिसेबिलिटी राइट्स का कंसर्न मान लेते हैं, जिसमें एयरपोर्ट पे सुविधाओं की जो है डिमांड करते हैं, हम इस तरह के सुविधाओं की मांग करते हैं, जबकि भारत का अधिकांश डिसेबल्ड बेयर मिनिमम भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो वो भारत के डिसेबिलिटी मूवमेंट को भी करेक्ट करती हैं। अब आते हैं अंबेडकर के सवाल को। अंबेडकर अपने समय के महान विचारक थे। अंबेडकर के विचारों में डिसेबिलिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटाफर के रूप में आता है, और वो जो है उसको लगातार लेकर के चलते हैं। और मुझे लगता है कि अगर उन विचारों को से हम सीख पाए तो हमें एक बहुत बड़ा एलाई अंबेडकर के रूप में मिलेगा। जैसे उन्होंने अपने अखबार का नाम मूक नायक रखा, राइट, द लीडर ऑफ द डम, राइट। सो आप सोचिए कितना खूबसूरत डिसेबिलिटी अफर्मेटिव वो जो है शब्द लेकर के आते हैं कि जिसकी आवाज को
को दबा दिया गया है, उसका वो नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी बात कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी की जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, वो किसी भी इंसान को डेडेंस करती है, पैरालाइज करती है, क्रिपल करती है। और इस तरीके से वो जो ये बताते हैं कि डिसेबिलिटी जो है, जिसको प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने आई थिंक प्रोफेसर संजय जैन की एडिटेड बुक में वो लेके आते हैं कि अंबेडकर ये फोरग्राउंड करते हैं कि डिसेबिलिटी सोशियोजेनिक हो जाती है। तो फ्रेंच फैनो की के उसको जो है लेकर के तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हम अंबेडकर में भी एक बड़ा एलाई पाते हैं। आइडेंटिटी मूवमेंट्स की बात अक्सर ये होती है कि वो अपने आइडेंटिटीज को साथ में लेके चलते हैं। तो दलित मूवमेंट दलित सवाल को उठाएगा, फीमेल मूवमेंट फेमिनिस्ट सवालों को उठाएगी, लेकिन इसके साथ ही एक काउंटर क्रिटिकल क्वेश्चंस चल सकता है। जैसे दलित मूवमेंट ने किस तरीके से जो है कास्ट के सवाल को दलित मूवमेंट ने किस तरीके से डिसेबल्ड को सवाल को उठाया है, या डिसेबिलिटी मूवमेंट में कास्ट के सवाल को कैसे उठाया जा रहा है, क्या उस पर कोई बात हो रही है कि उसको लेकर के हम क्या बात कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल हैं, क्योंकि मुझे अक्सर ये लगता है कि क्या हमारे बीच में दलित विकलांगों की कोई बात हो रही है, उनके सवालों को लेके कोई बात हो रही है, क्यूअर विकलांगों को लेकर के कोई बात हो रही है। तो ये सारे सवाल उभर के सामने आते हैं। मुझे वैलिड लगता है पॉइंट है आपका, बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है आपका जी। तो इसी तरीके से हम सभी एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क इतना ये है कि अब वो जो मूवमेंट है या उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक लेवल तक आ गई है जो अचीव करना था। अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, उससे डिनाई नहीं है, क्योंकि अब जैसे रिसेंट एग्जांपल है, जब हम महिलाओं के मूवमेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में राजनीति में उनको 33% की रिजर्वेशन की बात हुई। उसमें कभी भी किसी, मेरे को याद नहीं आता है कि किसी भी फेमिनिस्ट ने, किसी भी इलीट क्लास फीमेल्स ने, या जो इनकी लीडर्स हैं महिला मूवमेंट्स की, उन्होंने कहा हो कि इसमें डिसेबल्ड महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। जब उसको तोड़ मोड़ के पेश करके इंटरप्रिटेशन में वो कुछ भी कर सकते हैं बाद में मंच पे जब भाषण देने आए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर विल रिमेन द सेम कि क्या आपने उस समय जब ये पॉलिसीज बन रही थी, क्या फीमेल डिसेबल्ड का आपने कुछ रिप्रेजेंटेशन का किया, क्या उनके सुझावों को एड्रेस किया गया, क्या उनके साथ मीटिंग्स की गई? तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि उनका मूवमेंट एस्टेब्लिश्ड है। अभी हमारा अभी भी हम घूम रहे हैं कि अपना नायक ढूंढ रहे हैं हम, कि हम एनजीओ मूवमेंट को, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि क्या सिर्फ एनजीओ मूवमेंट को ही कर ले। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें जोड़ना चाहता हूँ, और हमें आज भी थोड़ा सा क्लियर करें कि अब आज के टाइम पे डिसेबल्ड मूवमेंट को हम क्या नाम दें, कैसे समझे कि कौन सा मूवमेंट चल रहा है। क्योंकि अभी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी 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 की बात हो रही है, बियर मिनिमम की बात तो भूल गए हम लोग। जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने 2-3 उठाए हैं, और मैं ये अभी गया था एक प्रोग्राम में और मैंने इस पॉइंट्स को उठाया था। अब इसमें ये बताएं कि यूनाइटेड नेशन का रोल कहाँ आ जाता है, या इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं, क्योंकि आज हम जितने भी प्रोग्राम में जाते हैं, जितनी भी उदाहरणें देते हैं, वो हम UNCRPD की देते हैं। और थोड़ा सा जैसे हम यहाँ पे झोले खा रहे हैं इंडिया में मूवमेंट को लेके, क्या इंटरनेशनल डिसेबिलिटी मूवमेंट भी ऐसा है कुछ? उसका रेफरेंस पॉइंट हमें मिल सकता है क्या? उसका रेफरेंस पॉइंट जरूर मिलेगा, मगर उसको भी हमें थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट से देखना होगा। जैसे हम UNCRPD की बात करते हैं, UNCRPD एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन ऐसे समय में जब हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प अपने गाजा प्लान के थ्रू UN को ही जो है डिसरिगार्ड कर रहे हैं, अब जब UN का ही भविष्य क्लियर नहीं है तो UN के कन्वेंशंस पे हम कितना रिलाई कर सकते हैं। सो इन इंटरनेशनल लॉ व्हाट वी डू, वी से कि जब एक कन्वेंशन आता है और कोई भी स्टेट पार्टी उसको साइन करती है और अपने पार्लियामेंट के थ्रू रेटिफाई करती है,
तो वो एक म्युनिसिपल लॉ लेकर के आती है। जैसे हमने 2009 में जब यूएनसीआरपीडी को साइन किया, तो उसके बाद हम पहली कोशिश हमारी 2013-14 के दौरान हुई थी। आई थिंक 2007 में यूपीए हमने साइन किया शायद। 2007 में साइन किया था, और उसके बाद हमने 13-14 में पहली कोशिश की। यूपीए गवर्नमेंट अपने लास्ट लेग में थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको जो है पार्लियामेंट में पेश किया। उस समय वो पास नहीं हो पाया, मगर हमने 2016 में वो म्युनिसिपल लॉ लेकर के आए। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि यूएनसीआरपीडी को आज तक यूएस ने साइन और रेटिफाई नहीं किया। तो उनके पास अपना म्युनिसिपल लेजिस्लेशन है जिसको वो अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कहते हैं, और उसी के थ्रू अमेरिका के जो है डिसेबल्ड गवर्न होते हैं। और वो पूरी की पूरी जो उनका स्टैट्यूट है वो एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट एंड इंसुलर माइनॉरिटी, उस पर आधारित। अब उससे होता क्या है कि पूरी दुनिया के लिए यूएनसीआरपीडी है, और अगर आप उसको साइन नहीं करें और उसको आप समझने की कोशिश नहीं करें तो आपको मान लिया जाएगा कि नहीं आप एक सिविलाइज्ड नेशन नहीं है। मगर आप अमेरिका के लिए एक एक्सेप्शन बना के चलते हैं। इसीलिए अक्सर जब भी मैं ये देखता हूँ कि मेरे डिसेबल्ड मित्र जुलाई में डिसेबिलिटी प्राइड मंथ मना रहे होते हैं, तो मेरा एक सवाल होता है, भाई हम किसी एक देश के लेजिस्लेशन, वो देश जिसने आज तक यूएनसीआरपीडी को साइन नहीं किया है, जिसने उसको रेटिफाई नहीं किया है, उसके अपने एक नेशनल लेजिस्लेशन को अपने प्राइड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? और वो भी उस समय जबकि आप देख रहे हैं कि वो देश जब चाहता है तो वो यूएन की तमाम ट्रीटीज से और संस्थाओं से बाहर निकल जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। सो एक क्रिटिकल पॉइंट है मेरा। मैं एक बात और आपको मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, आप ऐड कर लेना। मेरा सवाल सिर्फ यूएनसीआरपीडी को लेके नहीं था। मेरा कहने का जो मतलब था कि जैसे 90s में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डेज को लेके भी उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया कि पूरे वर्ल्ड में मनाना चाहिए। तो क्या ये चीजें डिसेबिलिटी मूवमेंट का हिस्सा है या इसको हमें बाहर रखना होगा? मुझे लगता है कि इस पे हमें क्रिटिकल सवाल तो पूछने ही हो। बिल्कुल कि भाई आप हमारे लिए एक दिन कैसे तय कर देते हैं। जैसे मेरा एक सवाल है जिसको लेकर के एक बहुत ही खूबसूरत बुक लिखी है, एक क्रिटिकल स्कॉलर हैं जसबीर पुवार करके। उन्होंने राइट टू मेम नाम से एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट वो लेकर के आई डिबिलिटी का, कि आप अपने इंपीरियल पॉलिसीज से, आप अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से एक ऐसा विश्व समुदाय खड़ा करते हैं जहां पे आप तमाम डिसेबल्ड पैदा कर सकते हैं। जैसे गाजा का जो वॉर हुआ, उसमें आपने इतनी बमबारी की एक छोटी सी जगह पे कि कितने ही लोग डिसेबल्ड हो गए। सो ऐसे लोग जो आज के डेट में डिसेबल्ड नहीं है, मगर आप उनको ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन में डाले रखते हैं जिससे वो कभी भी फ्यूचर में डिसेबल्ड हो सकते हैं। सो उस कॉन्सेप्ट को जसबीर पुआर डिबिलिटी कहती है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक म्युनिसिपल लॉ लेकर के आता है, और वो हमसे कहता है कि भाई इस मंथ को, चूंकि हमने अपना एक लेजिस्लेशन बनाया है, उस मंथ में हम डिसेबिलिटी प्राइड मंथ बनाए। क्यों? मेरा एक सवाल था, आपको बताऊं मैं, मुझे बहुत पसंद नहीं आया, और जो लोग श्रोता इसको सुनेंगे उनको ये सुनना चाहिए। जिस समय गाजा में बमबारी हो रही थी, उसी समय यूएस एम्बेसी ने भारत के डिसेबिलिटी मूवमेंट के कुछ लोगों को बुला करके एम्बेसी में पुरस्कृत किया या उनका मान सम्मान किया। क्या भारत के डिसेबिलिटी मूवमेंट के लोगों को कुछ क्रिटिकल सवाल नहीं पूछने चाहिए था वहां पर? इस पे मुझे भी आपसे एक क्रिटिकल सवाल पूछना, और ये जब हमने लास्ट शो किया था तब भी मेरे पास बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया था। और जब एनपीआरडी भी अपना प्रेस नोट जारी करता है इसको लेके, शायद एनपीआरडी एक लौती ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत क्रिटिकल है इस टॉपिक पे, और हमने बहुत बार उनका साथ भी दिया है। तो टॉपिक टू टॉपिक रहता है, क्योंकि देख के, है ना। अब मेरा सवाल ये, बहुत लोग आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जब भी बात होती है
इस तरह के वर्ल्ड लेवल पर डिसेबल्ड लोगों का अपना सपोर्ट करने का किसी भी वॉर में। हम हमेशा गाजा की बात करते हैं, हम हमास की बात क्यों नहीं करते, जिसने ये ट्रिगर शुरू किया था अक्टूबर महीने, जिसने इजराइल के इतने लोगों को बंधक बनाया, डिसेबल्ड किया, वहां भी तो लोग डिसेबल्ड हुए। हम क्यों कभी भी जो इस्लामिक टेररिज्म है उसके बारे में बात नहीं करते, जो आए दिन लोगों को डिसेबल्ड करता रहता है कोई भी बम धमाके में। तो इसलिए लोगों का कहना है, लोग जुड़ते कनेक्ट नहीं करते क्योंकि हम वन साइडेड बातें उठाते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? और मेरे को लास्ट सवाल लेना है क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम है। एक तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दो सवाल, आज के परिप्रेक्ष्य में डिसेबिलिटी मूवमेंट को लेके लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, तो पहले मैं एक सवाल का वो ध्यान दे देता हूँ। जो आपका सवाल एनपीआरडी से है वो तो शायद एनपीआरडी आंसर करेगा, क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूँ एनपीआरडी का, सो मैं उनके लिए आंसर नहीं कर सकता। मगर सवाल वाजिब है और इस सवाल को थोड़ा सा गहराई से समझने की जरूरत है। उसको मैं इस तरीके से समझता हूँ, कहीं भी टेररिज्म को समर्थन नहीं किया जा सकता। मैं किसी भी तरह के टेररिज्म को समर्थन नहीं देता हूँ। हाउएवर मैं एक डिफरेंस ये करता हूँ कि पैलेस्टाइन का जो सवाल है वो एक सवाल सेटलर कोलोनियलिज्म का सवाल है, जिसमें यूरोप में हिटलर की जो सरकार थी उसने यहूदियों के साथ बहुत बुरा किया और उसके कारण तमाम यहूदियों को पैलेस्टाइन में आके बसना पड़ा। उस बसने के क्रम में वहां पर जो पैलेस्टीनियन लोग थे उनको भाग करके एक एक एनक्लेव में जाके रहना पड़ा। उसके बाद एक ऐसी समझदारी बनी जहां पर उनको एक 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 लिमिटेड स्पेस में छोड़ दिया गया और एक कांस्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन बनाए रखी गई, जहां पर उनको डिबिलिटी जो जसबीर पुआर लेके आती हैं कि उन्हें एक कांस्टेंट डिसेबलमेंट के पोजीशन में रखा गया। सो मेरी जो समझदारी इस मामले में है कि किसी भी तरीके का टेररिज्म लोगों को डिसेबल्ड करता है और उसको बिल्कुल भी कंडेम किया जाना चाहिए, उससे उससे कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मगर पैलेस्टीन का सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे लोगों को कंसिस्टेंटली डिसेबलमेंट के पोजीशन में रखा गया है, मतलब उनकी परमानेंट पोजीशन ही एक डिसेबल्ड की पोजीशन हो गई है, उनका पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसा बना दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से इस तरह से परमानेंट पोजीशन में आप नहीं रख सकते जहां डिसेबिलिटी अल्टीमेटली मेरी डेस्टिनी बन जाए। और इसीलिए मैं गाजा के सवाल को ये मानता हूँ कि ये डिसेबिलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जो जो यूएस इम्पीरियलिज्म से आता है, जो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आता है। तो इसको मैं इस तरीके से लेना चाहूंगा। दूसरा सवाल क्या एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे सिर्फ हम एनजीओ को ही अपना सब मान लेते हैं, और ये बात सही नहीं है। जैसे आप जैसे लोग हैं जो इंडिविजुअल तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, और बड़ा वाजिब सवाल है आपका कि हम दिल्ली के एक्टिविस्ट को ही एक्टिविस्ट मैं आपको अपनी बताता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग बुलाते नहीं है प्रोग्राम में। मैं ये नहीं यहाँ पे विक्टिमहुड खेलना चाहता कि मैं गांव से हूँ, इसलिए मैं ब्लंट हूँ। जो सवाल आप उठा रहे हो मैं उठाता हूँ, और कई प्रोग्राम में तो लोग मुझे पहले कह देते हैं कि भाई प्लीज बी पॉलिटिकल करेक्ट, एंड आई सेड आई कांट बी। तो दिल्ली के अलावा भी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पूरे इंडिया में, हो सकता है उनका ज्यादा विजुअल ना हो। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमने डिसेबिलिटी मूवमेंट्स को लेके कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे जब हम स्टडी करते हैं उस लिहाज से, या जब आज हमें आगे बढ़ना है उस लिहाज से, हम कैसे देखें आज के परिप्रेक्ष्य में? ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है मेरे लिए। मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं डिसेबिलिटी मूवमेंट एटलीस्ट लॉ के परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे बढ़ रही है, मैं उसको जरूर देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी का जो डिसेबिलिटी मूवमेंट है वो लॉ हैवी हो गया है। सो अगर मुझे कोई ग्रीवांस है तो मैं जो है सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट जाऊंगा या कलकत्ता हाई कोर्ट जाऊंगा या सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा
और अपने ग्रीवांसेस को सामने रखूंगा और मुझे कोर्ट से आशा होगी। उसमें क्या हो रहा है, जो जो मुझे लगता है जिसको लेकर के क्रिटिकल डिसेबिलिटी स्कॉलर्स को सोचने की जरूरत है, और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं अपने साथियों, चाहे वो प्रोफेसर संजय जैन हों, चाहे वो प्रोफेसर अमिता डांडा हों, चाहे वो राहुल बजाज हों, अमर जैन हों, इन सब के लिए, निपुण मल्होत्रा हों, ठीक है, इन सब के लिए पूरे आदर भाव से मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमको ये समझना होगा कि इसको क्रिटिक करने की क्यों जरूरत है। मेरा ये बिल्कुल कहना है कि वो जो काम कर रहे हैं कि वो दैट इज ग्रेट, बट उसके बावजूद मैं उसके लिए क्रिटिकल क्यों हूँ? क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से सर्टेन जजमेंट्स जो है लाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, विकास कुमार जजमेंट, जिसको 2016 के एक्ट के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना गया, उसके 2 पैराग्राफ्स के सिमेंटिक्स पे मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ये बोलते हैं कि disabled are assets not liability and they are insular and discrete minority. Now, assets not liability या insular and discrete minority एक ऐसा वो है कि जिसमें आपको हमेशा नेशन के लिए एक बहुत हाई अचीवर सिटीजन बन के उभरना होगा। आपका रीजनेबल अकोमोडेशन कंडीशनल बना दिया गया है कि आप नेशन के लिए कितना अच्छा कर पाते हैं। तो ये निकल करके इसमें सामने आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि डिसेबल्ड को एक बहुत ही कंडीशनल और मॉड्यूलर सिटीजनशिप दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ओमकार रामचंद्र गौड़ में केवी विश्वनाथन, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने एक पैराग्राफ लिखा और उन्होंने कुछ डिसेबल्ड इंडिविजुअल को लिस्ट आउट किया और उन्होंने कहा that these are signing daughters and sons of India who have braved all adversity, right? So आप अगर वो लिस्टिंग देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस लिस्टिंग में कितने दलित हैं, उस लिस्टिंग में अक्सर मिडिल क्लास डिसेबल्ड हैं जो गांव का डिसेबल्ड नहीं है। और क्या मेरा रीजनेबल अकोमोडेशन हमेशा ही एक राष्ट्र के लिए महान बच्चा बन के उभरने में ही है? ये एक सवाल है जो एबल नेशनलिज्म के रूप में सामने आता है। तो आप फिर प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को या फादर स्टैन स्वामी को कैसे दे पाएंगे रीजनेबल अकोमोडेशन, जब आपका ये मानना है कि हर कोई शाइनिंग डॉटर और सन हो जो हमेशा ही एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के स्क्रिप्ट में फिट बैठे। सो ये एक सवाल बनता है कि जब हम कोर्ट के थ्रू जो है अपने डिसीजंस को पाने जा रहे हैं, सो कोर्ट से जो हमें रिलीफ मिला है सिर्फ उसको सेलिब्रेट ना करें। कोर्ट क्या लॉजिक इस्तेमाल कर रही है, क्या रैशनल इस्तेमाल कर रही है, किस तरह के अधिकार हमको दे रही है, किस तरीके की सिटीजनशिप हमको दे रही है, इसको लेकर के भी जो है हमें क्रिटिकल होने की जरूरत है। I completely agree. एक छोटी सी बात मैं करूंगा। कल्पना कनिबरन मैम एक बुक के साथ आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एट 75, जो शायद ओरिएंट ब्लैक स्वॉन पब्लिश करेगा इस साल के जून या जुलाई में आ जाएगी वो बुक। उसमें उन्होंने मुझे एक चैप्टर कंट्रीब्यूट करने को कहा और उस चैप्टर का नाम है नॉट योर दिव्यांग, अ क्रिप्ट मिसरीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैं इन सवालों को सामने लेकर के आ रहा हूँ कि ये किस तरह की सिटीजनशिप आखिरकार हमको कोर्ट दे रहा है। ठीक है, सो इसको देखने की मैं फिर आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ये आता है तो आप मुझे बताइए, तो हम लोगों तक सिंपल शब्दों में पहुंचाएंगे कि क्या है। और सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है और सबसे कुछ कंस्ट्रक्टिव ही निकल के आता है। और हमारी सोसाइटी को, कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए इस तरह के डिस्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट सवाल में, आप हर बार एक नई चीज दे देते हैं मेरे को, अब मेरे को लगता है ये भी पूछ लूं, और शो का टाइम भी हो रहा है लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी है, अब करूं क्या। तो किसी भी मूवमेंट के लिए लास्ट शो में भी हमने बात की थी, सड़क से लेके संसद तक आपको जाना होगा, तब आप मूवमेंट सफल
आपके मूवमेंट सफल होते हैं। और आपने बहुत जी। बढ़िया कहा कि लॉ में हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते भाई। गांव लॉ के लिए आपको पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, तो हर कोई वो पैसा नहीं खर्च सकता। और बहुत सारी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन आज भी वैसे की वैसी ही है। तो जी। सड़क से संसद तक की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं बाकी सारे लोग लड़ रहे हैं, हम फिर उसमें जी। पीछे रह रहे हैं। तो जी। क्या जब तक ये वाली अप्रोच हम नहीं लेंगे, सड़क से संसद वाली, तब जी। तक क्या हम अपनी सोसाइटी को एक बेहतर भविष्य या दिशा दिखा सकते हैं? क्या हम सरेंडर मैं नहीं मार थोड़ा रहे? सा आशावादी हूँ इस मामले में दानिश भाई, मैं आपको बताऊं क्यों। हम्म। उसका रीजन ये है कि एक तो हमारी जो डिसेबिलिटी की संकल्पना है वो बढ़ी है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हम ये देख सकते हैं कि भाई कोई विजुअली इम्पेयर्ड वहां नहीं है, ठीक है, तो उनका वो नहीं था, लेकिन क्या वो न्यूरो डाइवर्जेंट थे? क्या उनमें कोई न्यूरो डाइवर्जेंट था? भाई तमाम लोग थे। क्या उनमें कोई इनविजिबल डिसेबिलिटी थी? मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो डिसेबिलिटी की संकल्पना खासकर सोशल मॉडल के बाद आई है, उसमें डिसेबिलिटी की संकल्पना में विस्तार हुआ है, ठीक है। और उस विस्तार के कारण ये जो इंसुलर और डिस्क्रीट माइनॉरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब धक्का पा रहा है कि दे आर नीदर इंसुलर नॉट डिस्क्रीट, दे हैव वॉइस एंड दे आर स्पीकिंग। आप ये सोचिए, 2 मिनट के लिए कुछ सोचिए। आज आपने डिसेबिलिटी इशू को लेकर के एक डेडिकेटेड रेडियो कर दिया है, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है किसी भी मूवमेंट के लिए। आप हर जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हो रही हैं डिसेबिलिटी को लेकर के, उसको लेकर के इमीडिएटली एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैंने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में वैष्णवी जया कुमार वो जहां कहीं से भी जो है डिसेबिलिटी का न्यूज लेके आती हैं, उन पे इमीडिएटली डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। शंपा सेन गुप्ता हैं जो इमीडिएटली वो जो सेक्सुअलिटी और जेंडर और डिसेबिलिटी के सवाल पे इंटरवीन करती हैं। मुरलीधरन हैं जो डिसेबिलिटी के सवाल को लगातार पॉलिटिकल बनाए रखने की कोशिश करते हैं। शशांक पांडे का काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसस को लेकर के कि किस तरह से डिसेबिलिटी का इनुमरेशन हो रहा है। सो अगर इतने कैटेगरीज के डिसेबल्ड और इतने पावरफुल वॉइसेस जो है एक बार सेंसस में आते हैं और वो लगातार आर्टिकुलेट कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि डिसेबिलिटी का पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन जो है एक तेजी से होगा। और सोचिए, एक मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मूवमेंट अपने इनिशियल उसमें जो है, जैसे कांग्रेस जब 1885 में बनी, तो 1885 से 1905 तक वो कभी सिविल सर्विसेज में थोड़ा कंसेशन मांगती रही, कभी इधर थोड़ा कंसेशन मांगती रही। 1905 से 1915 के दौरान कांग्रेस ने मिलिटेंट जो है असर्शन शुरू किया, और 1915 के बाद जब गांधी जी आते हैं तो वो एग्रेसिव मूवमेंट्स में जाती है। सो मुझे लगता है कि हम लोग का जो काम है वो दूसरे फेज में पहुंचा रहा है, जिसमें हम तमाम अपने साथियों को क्वेश्चन कर रहे हैं जो कंसेशंस मांगने में ही अभी तक सीमित थे। उनको कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम सड़क पे कब जाएंगे। दूसरा, अगर सेंसस में तमाम और कैटेगरीज के डिसेबल्ड को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो हमारे पास एक पॉलिटिकल नंबर भी सामने आएगा। हो सकता है हमें 10 साल तक वो समझ में ना आए, लेकिन एक बार जब भी किसी गवर्नमेंट को ये वो होगा कि भाई इनके पास अब पॉलिटिकल नंबर्स हैं, तो दे विल बी फोर्स्ड टू गिव अस पॉलिटिकल कंसेशंस। आई थिंक मैं 2024 में एनसीईडीपी ने एक पॉलिटिकल कंसल्टेशन पे मुझे बुलाया था। वहाँ प्रोफेसर संजय जैन भी थे, और मैंने एक ऑब्जेक्शन किया उनका, जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो लेके आए थे वो अपना 24 के इलेक्शन में। मैंने कहा, आप राज्यसभा सीट में नॉमिनेशन मांग रहे हैं, हाउ कम दिस नॉमिनेशन विल सॉल्व माय प्रॉब्लम, ठीक है। और मैंने उनको जिक्र किया कि अंबेडकर ने पूना पैक्ट में गांधी जी से ये वादा लिया कि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज इंडियन पार्लियामेंट में रिजर्व करेंगे, और वो आज तक कंटिन्यू है। तो क्या हम भारतीय राष्ट्र राज्य से ऐसा कोई
कोई समझौता कर सकते हैं, नेहरू गांधी पैक्ट जैसा। मुझे लगता है एक बार हमारे पास पॉलिटिकल नंबर्स हुए, क्योंकि अब हमारे पास डिसेबिलिटी की संकल्पना बड़ी है, हम ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे। बाकी और सबाल्टर्न मूवमेंट से भी हम ये जो है ये कह पाएंगे कि आपके जो आर्टिकुलेशन में हमारा सवाल कहाँ है, और इन टर्न दूसरे सबाल्टर्न मूवमेंट भी ये सवाल करेंगे कि आपके मूवमेंट में दलित का सवाल कहाँ है। सो मुझे डेमोक्रेटिकली ये लगता है कि हमारा भविष्य इस मामले में अच्छा है। अब सड़क से संसद का सवाल आने लगा, पहले तो आ ही नहीं रहा था ना दानिश भाई। बिल्कुल, तो चलिए इस पे भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच आपका। और मुझे लगता है कि हर डिसेबल्ड को ये शो सुनना चाहिए, और जो लोग सुन रहे हैं अब ये जिम्मेवारी है आप अपने दोस्तों तक ये शो पहुंचाएं, क्योंकि हमें मिलजुल कर इस समाज को बेहतर बनाना है। समाज हमेशा ज्ञान से बेहतर होता है, और डिसेबिलिटी पे बहुत कम लोग हैं जो इतनी पहनी गहरी समझ रखते हैं। ये मौका आपको कभी कभी मिलता है। तो मेरा भी फॉर्चुनेट हूं मैं भी कि आपसे मुझे बात करने का मौका मिला, ये सब सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो लिसनर्स, बात की आज हमने प्रोफेसर विजय तिवारी साहब से, जिन्होंने डिसेबिलिटी मूवमेंट्स को खोल के रख दिया। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्या आपके ऊपर भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी है? कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के शोज आगे भी लाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अगले सप्ताह मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी।